नेहरू की ही तरह माओ को भी इंटरनेशनल अफेयर्स में काफ़ी दिलचस्पी थी। जब सोवियत रेड आर्मी बर्लिन को अटैक करने के लिए तैयारी कर रही थी, उस वक्त माओ जेडोंग चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की जो फॉरेन पॉलिसी है, पोस्ट वॉर वर्ल्ड के लिए, उसको वो तैयार कर रहे थे और वो अपने एक डॉक्यूमेंट लिख रहे थे ऑन कोएलिशन गवर्नमेंट। और ये वो अप्रैल 1945 में लिख रहे थे कि विश्व युद्ध खत्म होने के बाद चाइना की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की क्या पॉलिसी होनी चाहिए। तो माओ ने अपनी पॉलिसी में काफ़ी देशों का ज़िक्र किया, एशिया के देशों का, जिनका वो समझते थे कि काफ़ी अहम रोल होने वाला है। जो उनका कट्टर शत्रु था जापान, उसका भी वो उन्होंने ज़िक्र किया कि इसका भी एक काफ़ी अहम रोल होगा एशिया के अंदर। और उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को आह्वान किया कि वो चाइना को रिस्पेक्ट दें और अमेरिकन्स को उन्होंने तब भी आगाह कर दिया। ये तब की बात है जब चाइना बना भी नहीं है, जो पीपल्स रिपब्लिक चाइना है। और वो उस वक़्त भी एक खुददारी के साथ और एक साहस के साथ माओ ललकार रहे हैं अमेरिका को कि अगर केएमटी को या इसके प्रेसिडेंट चियांग काई शेक को सपोर्ट किया, तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। तो ये बिल्कुल चाइना और चाइनीज़ पॉलिसी बिल्कुल अलग है। वो पहले से ही अमेरिका के साथ बराबरी की बात करते चले आए हैं। वहीं इंडिया की पॉलिसी बिल्कुल अलग है। इंडिया नॉन अलाइन्ड उसने रोल इख्तियार किया और वो आज भी इतना साहस नहीं जुटा पाता है कि वो अमेरिका को सीधी कोई धमकी दे सके। जब डोनाल्ड ट्रंप ने इतना सब भारत के साथ कर दिया, उसके बावजूद भी हम केवल फ़ॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी के साथ चलते रहे। हमें इतना साहस आज भी नहीं है जैसे चाइना 1945 में कर रहा है, वो हम आज 2025 में भी इस प्रकार की चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है हम जो रिपरकशंस होते हैं, जो परिणाम होते हैं, उनको ध्यान में रखकर हम ज़्यादा सोच-विचार करते हैं और दुष्परिणामों से हम डरते भी हैं। इंडिया के बारे में माओ ने लिखा कि उन्हें उम्मीद है कि इंडिया को जल्दी ही इंडिपेंडेंस मिल जाएगी और इंडिया एक डेमोक्रेटिक इंडिया बन के उभरेगा, जो कि वर्ल्ड पीस के लिए बहुत ज़रूरी है। पर जहाँ नेहरू पूरी तरीके से बिछ गए माओ जेडोंग के सामने कि चाइना बहुत ग्रेट पार्टनर बनेगा, ग्रेट प्लेयर बनेगा वर्ल्ड में और इंडिया को उसके साथ बहुत दोस्ती रखनी चाहिए। वहीं माओ जेडोंग ने इंडिया का इस प्रकार का कोई मेंशन नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला कि इंडिया कोई मेजर प्लेयर भी बनेगा और इंडिया चाइना का कोई मेजर पार्टनर बनेगा। माओ पहले से ही इंडिया पर और नेहरू पर बहुत ज़्यादा वो शक करते थे और वो इन दोनों को डिसलाइक करते थे, इंडिया को भी और नेहरू को भी। तो उनकी जो पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी, उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी, वो बिल्कुल क्लियर थी। उसमें कोई ल लाग-लपेट नहीं थी, जिस प्रकार नेहरू बहुत ज़्यादा बिछ रहे थे, लाग-लपेट कर रहे थे, माओ की पॉलिसी ऐसी बिल्कुल नहीं थी। वो बिल्कुल क्लियर और स्ट्रॉन्ग पॉलिसी के साथ चल रहे थे। माओ ने अपने डॉक्यूमेंट में बोला कि ये केवल चाइना है जो एशिया में पोस्ट वॉर एशिया में पीस का गारंटर बनेगा, केवल चाइना, केवल हम ही हैं जो इतनी बड़ी पावर बनेंगे। हमारे पास आस-पास और कोई कंट्री खड़ा नहीं हो सकता। उसे चाइनीज़ लीडरशिप के अंदर रहते हुए ही काम करना पड़ेगा। भारत जब आज़ाद हुआ, तो उस समय पर भारत की तरफ से जो एम्बेसडर था चाइना में, वो थे केएम पनिकर और ये काफ़ी लंबे समय से अकेले ही आदमी वहाँ चाइना में नियुक्त थे, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी। तो केएम पनिकर वहाँ की सारी घटनाओं को बता रहे थे कि यहाँ पर जो माओ की मिलिट्री है, वो बहुत तेज़ी से टेक ओवर करती जा रही है चाइना के अंदर और जो चियांग काई शेक और केएमटी की जो सरकार है, वो ध्वस्त होने वाली है बहुत जल्दी और ये देश छोड़ के भागने पर मजबूर हो जाएँगे ये लोग। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पूरे चाइना का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है और जो बीजिंग है, उसको कम्युनिस्ट जनरल लिन बियाओ ने कब्जा लिया है और बहुत जल्दी बीजिंग फ़ॉल होने वाला है। और साउथ में जनरल लियू बोचेंग ने बैटल ऑफ शूज़ाओ या सूचाओ में नेशनलिस्ट फोर्सेस को हरा दिया है बहुत बुरी तरीके से और अब वो वहाँ की जो कैपिटल है नानकिंग या नानजिंग, अब वो उसको गिराने वाले हैं। नेहरू ने केएम पनिकर को कहा कि तुम वहीं बने रहना एम्बेसडर, अगर नेशनलिस्ट गवर्नमेंट गिर भी जाती है और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ भी जाती है, तब भी एम्बेसडर तुम ही बने रहना। नेहरू ने अब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के साथ केएम पनिकर को राब्ते बढ़ाने के लिए कहा और अक्टूबर 1948 से केएम पनिकर ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट्स स्थापित करने के लिए प्रयास चालू कर दिए। नेहरू की पर्सनल जो चॉइस है या उनकी पर्सनल कन्विक्शन है वो तो यही थी कि जो पोस्ट वॉर एशिया है, उसमें चाइना भी एक मेजर प्लेयर होगा, केवल इंडिया ही एक मेजर प्लेयर नहीं होगा। वहीं माओ जेडोंग
कि जो पर्सनल एक एम्बिशन थी और उनकी एक क्लियर पॉलिसी थी, वो ये कहती थी कि केवल चाइना ही मेजर प्लेयर होगा एशिया में और इंडिया वगैरह सब जूनियर प्लेयर्स होंगे। जब भारत आज़ाद हुआ था, उससे कुछ समय पहले एक एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस हुई थी अप्रैल 1947 में। तो वहाँ भी नेहरू ने चाइना को एशिया का एक ग्रेट कंट्री माना और बहुत सारे चाइना के कसीदे उन्होंने पढ़ दिए। नेहरू किसी भी तरीके से शुरू से ही चाइना को अपीज़ करने में लगे हुए थे। वो चाइना को किसी भी तरीके से नाराज़ नहीं करना चाहते थे। वो ये समझ रहे थे कि चाइना एक बहुत बड़ा मेजर प्लेयर और मेजर पावर होने वाली है एशिया की, तो इसे नाराज़ करना सही नहीं है और ये इंडिया का एक बड़ा नेबर भी है। आज़ादी के समय भारत की आबादी करीबन 35 करोड़ के आसपास थी और चाइना की आबादी 50 करोड़ के आसपास थी। तो चाइना बड़ा था इंडिया से। इसके अलावा भारत का जो बॉर्डर था चाइना के साथ, वो भी पूरी तरीके से ओपन बॉर्डर था और उसमें चाइना के साथ चैलेंजेस थे। नेहरू ये समझ रहे थे कि अब यहाँ कम्युनिस्ट रेजिम आने वाला है, तो ऐसे में भारत को अपने बॉर्डर्स को संभाले रखना तभी पॉसिबल होगा जब कम्युनिस्ट चाइना के साथ उसके संबंध अच्छे हों। तिब्बत भी एक सबसे बड़ा इशू था, पर तिब्बत पर चाइना का कोई भी व्यक्ति हो, वो क्लियर था कि तिब्बत चाइना का ही पार्ट है। केएमटी के चियांग काई शेक भी पहले ही कह चुके थे कि तिब्बत उन्हीं का पार्ट है, चाइना का। और इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद भी उन्होंने बोला कि तिब्बत चाइना का ही पार्ट है। और शिमला एग्रीमेंट 1914 वाला बिल्कुल भी वैलिड नहीं है और चाइना उसे नहीं मानता है। इसके अलावा भारत और चीन के बीच मैक माहोन लाइन जो है, उसे भी चाइना एक्सेप्ट नहीं करता है और ये पॉलिसी क्लियर कट थी पहले से ही, चाहे केएमटी हो चाहे कम्युनिस्ट चाइना हो। जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट थे यानी माओ जेडोंग वाले, उन्होंने पहले ही अपने डॉक्यूमेंट्स में बोल दिया था कि जैसे ही कम्युनिस्ट चाइना की स्थापना होगी, तिब्बत को आज़ाद करा लिया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इससे पूरी तरीके से अवेयर थी। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट या नेहरू की सरकार वो ये समझ रही थी कि जब कम्युनिस्ट चाइना बनेगा, इसकी स्थापना होगी, तो उसे जल्दी से जल्दी मान्यता देने से उसकी गुडविल वो हासिल कर सकेंगे और जो बॉर्डर है इंडिया और चाइना के बीच, वो शांतिपूर्ण ढंग से वो चलता रहेगा और उस पर शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत होती रहेंगी। इसके अलावा इंडिया में भी जो कम्युनिस्ट मूवमेंट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। यहाँ कम्युनिस्ट पार्टियाँ बहुत छा चुकी थीं, तो एक डोमेस्टिक प्रेशर भी था नेहरू के ऊपर और नेहरू ने लेटर लिखे थे एम्बेसडर पनीकर को बीजिंग में और एम्बेसडर विजय लक्ष्मी पंडित को वॉशिंगटन में कि जो ये कम्युनिस्ट इंडिया में बढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए चाइनीज़ कम्युनिस्ट से किसी भी प्रकार की हॉस्टिलिटी मेंटेन करने का मतलब होगा कि जो इंडियन कम्युनिस्ट्स हैं, उनका भी एंगर, उनका भी गुस्सा मोल लेना। 27 सितंबर 1949 को, यानी जब 1 अक्टूबर को माओ जेडोंग पीआरसी की स्थापना करते हैं, उससे 4 दिन पहले जो जनरल जाओ एन लाई थे, जो फ्यूचर में प्रीमियर बनेंगे, वो जनरल जाओ एन लाई भारत के एम्बेसडर पनीकर से बीजिंग में मिले। लेकिन जब न्यू चाइनीज़ कम्युनिस्ट रेजिम आया, तो उसने पनीकर को भारत का एनवॉय माना ही नहीं, साफ मना कर दिया कि इस आदमी को यहाँ से ले जाओ। तो जब 1 अक्टूबर 1949 को माओ ने पीआरसी को इस्टेब्लिश कर दिया, तो जो पनीकर भारत भेज दिए गए थे, उन्होंने यहाँ नेहरू को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया कि जल्द से जल्द चाइना को मान्यता दे दो। वहीं भारत के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने नेहरू से कहा कि जल्द से मान्यता देने में भारत का नुकसान है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें बहुत शांति के साथ इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें मान्यता देने के चक्कर में अभी नहीं पड़ना चाहिए।